है ना। अब जब हम बोलते हैं बेसिसिटी, किसी भी एसिड के लिए उसकी बेसिसिटी का मतलब है कि कितने H+ वो डोनेट कर सकता है ना। हम लास्ट क्लास के एंड में यही बात कर रहे थे। बेसिसिटी का मतलब क्या है, कितने H+ वो डोनेट कर सकता है। तो एक बार बेसिसिटी की डेफिनेशन लिखो, फिर देखते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, basicity of an acid is the number of hydronium ion, is the number of hydronium ion ब्रैकेट में H3O प्लस it can produce by ionization of one molecule of that acid. It can produce by ionization of one molecule of that acid, one molecule of that acid in aqueous solution. एक मॉलिक्यूल एसिड का कितने H3O प्लस आयन, कितना हाइड्रोनियम आयन पानी में बना सकता है, उसको हमने बोला बेसिसिटी। अब अगर तुम्हें याद नहीं करना है, अगर तुम्हें लॉजिकली जाना है आंसर पे, तो एक ट्रिक है कि कंपाउंड्स कैसे बना सकते हो, है ना। ये क्या है, शॉर्टकट टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एसिड। किसी भी एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट फॉलो कर सकते हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखोगे कि अब जो भी एग्जांपल्स हम देखने जा रहे हैं उसमें कुछ एग्जांपल्स में ऑक्टेट वायलेट हो रहा होगा, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, है ना। वो भी देखेंगे क्यों पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें H2SO4 ड्रॉ करना है, H2SO4 ड्रॉ करना है हमें, है ना। तो अब बस इसके मॉलिक्यूल में देखो कितने हाइड्रोजन्स हैं, है ना। जैसे इसके अंदर 2 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन को डोनेट होना है तो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा हाइड्रोजन वही डोनेट होगा, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा वही डोनेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और फिर इजीली ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा और हाइड्रोजन को डोनेट करवा देगा, है ना। ये हमने बात करी। तो H2SO4 में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। हमें क्या करना है, बस जितने भी हाइड्रोजन दिखे उतने सल्फर को OH दे दो। ये सल्फर है, जितना कितना हाइड्रोजन है, 2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, OH। ये दोनों क्या हो जाएंगे, OH। अब ये हाइड्रोजन डोनेट हो सकते हैं। अगर मैं सल्फर के साथ हाइड्रोजन बना देता तो वो डोनेट नहीं होता, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा नहीं है ना। अब कितने ऑक्सीजन बच गए, 2 ऑक्सीजन बच गए। तो अब 2 ऑक्सीजन बचे, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फुलफिल हो गई, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं। अब इनके साथ हाइड्रोजन नहीं है तो अकेला यही सल्फर से जुड़ेगा। वैलेंसी फुलफिल करने के लिए इस ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड से बनाया, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, और साथ में यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड से। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, H2SO4 का। तो पहला काम हमने क्या किया कि नंबर ऑफ OH इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये ध्यान रखा। फिर दूसरा हमने क्या बोला कि जितने भी ऑक्सीजन बच गए, रिमेनिंग ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड, है ना। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम बचता है, ये इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एटम, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एटम, है ना। जैसे अब हमें बनाना है, लेट सपोज H3PO4 बनाना है, ये तो हो गया H2SO4। अब हमें बनाना है H3PO4। तो ऑक्सीजन के साथ कितना हाइड्रोजन लगाऊं, नंबर ऑफ OH इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन है, 3। तो फॉस्फोरस के साथ 3 OH लगा देते हैं, एक OH, दूसरा OH और तीसरा OH। कितने ऑक्सीजन बच गए, रिमेनिंग ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड।
बचा हुआ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बना दो। ये क्या बन गया H3PO4। अब तुम अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी देखोगे तो सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। दो इसको शेयरिंग में दिए, दो इसको शेयरिंग में दिए, एक इसको और एक इसको, 6 हो गए। बस एक ये हो गया कि अब इसके ऑक्टेट के अंदर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे? एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने बॉन्ड बना रहा है सल्फर? 1 2 3 4 5 6, 12 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट शेल में, है ना। अब सल्फर के साथ ये पॉसिबल क्यों? क्योंकि सल्फर की वैलेंस शेल क्या है? थर्ड शेल है इसकी वैलेंस शेल। थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। इसके अंदर अभी तक 12 ही डालने हैं, कोई रूल वायलेट नहीं किया। बस क्या वायलेट किया? ऑक्टेट वाला वायलेट हुआ, है ना। वायलेट नहीं हुआ एक्चुअली में, जब ऑक्टेट रूल आया था तब तक ऐसे एटम्स को कंसीडर नहीं किया था उन्होंने कि ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं था उन्हें, है ना। तो इसको, इस केस को बोलते हैं हाइपर वैलेंसी, है ना। यहाँ पे क्या है? सल्फर 12 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन सी है? n=3। इसको बोलते हैं हम हाइपर वैलेंसी। इसको बोलते हैं हाइपर वैलेंसी, है ना। ये बाद में 11th में जाओगे तो पढ़ोगे। दिस इज कॉल्ड हाइपर वैलेंसी। ठीक है। अब तुम्हें इसमें अगर बेसिसिटी निकालनी हो, बेसिसिटी के लिए हमने क्या बोला? जितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन साथ में होंगे उतने हाइड्रोजन डोनेट हो सकते हैं। तो इसकी बेसिसिटी होगी 2। इसमें 3 OH हैं तो इसकी बेसिसिटी हो गई 3, है ना। तो ये सारे इजीली बन जाएंगे। एक केस है जो स्पेशल केस है, H3PO3 का। H3PO3। अब H3PO3 में अगर हम नॉर्मल अपने मेथड से बनाएंगे तो OH एंड ये एक और OH। अब फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। 3 चले गए बॉन्डिंग में, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। वो किस फॉर्म में होंगे? लोन पेयर की फॉर्म में, है ना। ये किस फॉर्म में होंगे? लोन पेयर की फॉर्म में। अभी ये स्पेशल केस क्यों है? इसमें क्या होता है, जैसे इसने अगर अपना H+ डोनेट किया, है ना, ये OH, ये जैसे ही अपना H+ डोनेट करेगा तो क्या होगा इसके साथ? ये हो गया PO- OH और फॉस्फोरस के बाद लोन पेयर है और H+ है। कैसा बॉन्ड बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि फॉस्फोरस के पास लोन पेयर और H+ मिल गया रिएक्शन के लिए। तो ये फॉस्फोरस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा? फॉस्फोरस पे। मतलब ओवरऑल फॉस्फोरस पे पॉजिटिव आ गया, है ना। अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन रिच जगह, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से होगा? बाकी हर दुनिया की हर चीज़ की तरह, जहाँ पे रिच है वहाँ से डेफिसिट की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और हमारा नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा? फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ये OH और ये OH। तो ये कुछ स्ट्रक्चर बनता है H3PO3 का, है ना। मतलब एक्चुअली में ऐसा होता है कि जितने, मान लो तुमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो 1-2 इस फॉर्म में होंगे और बाकी सारे इस फॉर्म में होंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि H3PO3 की बेसिसिटी जो है वो स्ट्रक्चर, इसको देखोगे तो क्या दिखेगा कि 3 होनी चाहिए। फॉर्मूला को देखोगे तो दिखेगा 3 होना चाहिए, लेकिन ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता नहीं है, और ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तो ये डोनेट नहीं होगा। तो बेसिसिटी कितनी बच गई? 2। सिर्फ यही 2 डोनेट हो पाएंगे। तो सिर्फ ये केस याद रख लो। एक कौन सा केस याद रखना है? H3PO3 का, जिसके अंदर जो दिखता है वो बेसिसिटी मिलती नहीं है ना।
बाकी सब में H2SO4 में 2 मिलेगी, H3PO4 में 2 मिलेगी, H2SO3 में भी तुम्हें 2 मिलेगी। बस ये H3PO3 का केस है। एसिड का नाम क्या है? फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करो। ठीक है, फिर एक तुम पूछ रहे थे CH3COOH वाला एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 4 CH3COOH, है ना। ये अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, पर जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे वैसे वैसे ये भी सिंपल लगने लगेगा ना। इसके अब ऑर्गेनिक एसिड्स को क्या किस तरह से दिखाते हैं कि ये कार्बन 2-3 कार्बन दिखे तो मतलब ऑर्गेनिक एसिड होगा ना। अब क्या है, पहले CH3 है और ये CH3 किससे जुड़ा हुआ है? COOH से, है ना। कुछ ये स्ट्रक्चर है इसका। इस स्ट्रक्चर को और एक्सपेंड करूंगा अगर, तो ये कार्बन है, ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है एंड एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन अटैच्ड है एक OH के साथ और एक डबल बॉन्ड O के साथ। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब वो हाइड्रोजन जो डोनेट होगा, है ना। कुछ इस तरह से होता है। कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4 4 बॉन्ड्स बना रहा है ना। कुछ ये स्ट्रक्चर है इसका। अब बेसिसिटी के बेसिस पे हम कौन कौन से एसिड्स कह सकते हैं? एक है मोनोबेसिक एसिड्स, मोनोबेसिक एसिड्स। दूसरे हैं डाइबेसिक एसिड्स। डाइबेसिक एसिड्स क्या होंगे? ये इनका एक एक मॉलिक्यूल 2-2 H+ डोनेट करेगा। फिर ऐसे ही मैं ट्राइबेसिक एसिड्स बोल सकता हूँ, ट्राइबेसिक एसिड्स। और एक बोल सकता हूँ पॉलीबेसिक। पॉलीबेसिक मतलब 3 से ज़्यादा हो जाए तो बहुत सारे डोनेट करने वाला, बहुत सारे H+ डोनेट करने, पॉलीबेसिक एसिड्स, है ना। जैसे पॉलीबेसिक एसिड्स क्या होंगे? इसका एक एग्जांपल है H4SiO4। इसको सिलिकॉन का एसिड है तो इसको बोलते हैं सिलिसिक एसिड, है ना। 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं मतलब बेसिसिटी 4 है। तो मोनोबेसिक एसिड्स की डेफिनेशन लिखो और फिर उसके अपने हिसाब से बस 1 की जगह 2 करना होगा, बाकी डेफिनेशंस में 2 की जगह 3 करना होगा। तो मोनोबेसिक एसिड्स की डेफिनेशन लिखो पहले। एसिड्स विच ऑन आयनाइजेशन, एसिड्स विच ऑन आयनाइजेशन in water, acids which on ionization in water produce one hydronium ion, produce one hydronium ion, one hydronium ion per molecule of the acid are known as monobasic acid। अब इसी में मैं अगर 2 कर दूंगा तो डाइबेसिक हो जाएगा, 3 कर दूंगा तो ट्राइबेसिक हो जाएगा। एग्जाम्पल्स क्या क्या है मोनोबेसिक के? जैसे एक एक हाइड्रोजन दिखने वाला कौन सा एग्जाम्पल है? एक तो अभी हमने किया, ये याद रखना है CH3COOH। कहीं इसको पॉलीबेसिक में मत लिख देना। कौन सा H डोनेट होगा? सिर्फ और सिर्फ ये जो दिख रहा है, सिर्फ ये H डोनेट होगा। ऐसे ही HCl, है ना, जितने भी हैलोजन वाले एसिड्स हैं, HClO ये भी लिख सकते हो, HBr इसको भी लिख सकते हो, HClO2, HClO3, HClO4 सारे हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन जिसमें दिख रहा है वो सब। फिर डाइबेसिक में इसमें एक स्पेशल याद क्या रखना है? H3PO3 को याद रखना है। H3PO3 डाइबेसिक है, ये याद रखेंगे। अभी हमने स्ट्रक्चर देखा, है ना। इसके अलावा कौन से हैं? H2SO4,
H2SO3 है ना, इधर एक HNO3 भी लिख सकते, HNO3, HNO2, हाँ, जहाँ पे एक हाइड्रोजन दिखे वो मोनोबेसिक है ना। ठीक, ट्राई बेसिक में H3PO4 है ना। एक ऑक्जेलिक एसिड भी अच्छा एग्जांपल है डाइबेसिक एसिड का, ऑक्जेलिक एसिड है ना। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, COOH और ये एक और COOH से जुड़ा हुआ है, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। इसके अंदर कौन कौन से हाइड्रोजन डोनेट हो सकते हैं, ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ट्राई बेसिक, पॉलीबेसिक, ये सारे एग्जांपल्स लिख लो। और डेफिनेशन लिखने होगी तो क्या करोगे, मोनोबेसिक वाले में 1 की जगह बस 2 कर देना, डाइबेसिक हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने डेफिनेशन देख लिया, एसिड्स क्या होते हैं, टाइप्स देख लिए, क्लासिफिकेशन देख लिया। नेक्स्ट हमें मूव करना है प्रॉपर्टीज की तरफ, है ना। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ कुछ तो बचपन से पढ़ लो। एक तो टेस्ट, है ना, क्या है, एसिड्स टेस्ट sour। सेकेंड इज फिजिकल स्टेट, है ना। अब कुछ एसिड्स सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे रूम टेम्परेचर पे और कुछ लिक्विड्स, तो सॉलिड और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, है ना। जैसे अगर सॉलिड्स के एग्जांपल दें तो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं इनके एग्जांपल्स में, सॉलिड के एग्जांपल्स में, है ना। एक और इनऑर्गेनिक एसिड्स में जाओगे तो बोरिक एसिड है इसके एग्जांपल में, H3BO3, ऑक्जेलिक एसिड, ये एग्जांपल्स है। बाकी जो अपने इनऑर्गेनिक एसिड दिखते हैं सारे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है। तो एक एक दो दो एग्जांपल याद रखोगे, ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं, है ना। H2SO4, H3PO4, HNO3। अच्छा, H2SO4, HNO3 कुछ अच्छा। फॉस्फोरिक एसिड सॉलिड है, H3, और अगर तुम्हें एग्जांपल्स लिखना है सॉलिड में तो ऑर्गेनिक एसिड्स के लिख सकते हो, सिट्रिक एसिड वगैरह। बस दो ऑर्गेनिक एसिड्स इधर हैं, CH3, COOH, बाकी एक दो याद रखोगे काम हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं कि जिनको पानी में डालने पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके, है ना, दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जनरली एसिड, बेसेस, सॉल्ट्स, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। पानी में डाल देते हो तो आयनाइज हो जाते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या लिख सकते हो, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर एसिड प्रोड्यूस आयंस एंड दीज आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो
इलेक्ट्रोलाइट्स में लिखो, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पहुंच गए, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एसिड्स आयोनाइज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, एसिड्स आयोनाइज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। फुल स्टॉप। The ions thus produced conduct electricity. फुल स्टॉप। या फिर सिर्फ एक लाइन में भी लिख सकते हो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट, या फिर इतना भी लिख सकते हो, काफी है ना। ऊपर वाला एक्सप्लेनेशन है क्यों कंडक्ट करते हैं, और सेकंड पैराग्राफ, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट। फोर्थ प्रॉपर्टी यार इज कोरोसिव। फोर्थ प्रॉपर्टी इज कोरोसिव। कोरोसिव का मतलब कि जिन भी चीज़ों के कांटेक्ट में ये आएंगे नेचुरली उन्हें ये खराब करेंगे, डिटोरिएट करेंगे, है ना। चाहे एसिड्स हो चाहे बेसिस हो, नेचुरली जिस चीज़ के कांटेक्ट में रहेंगे उस चीज़ को खराब करेंगे। जैसे अगर बेस की बात करोगे तो बहुत टाइम तक अगर कपड़े गला के रख दो सर्फ में, है ना, तो कपड़े भी खराब हो जाते हैं। कपड़े बहुत ही मतलब ऐसे करने पे फटने लगेंगे, बहुत ज़्यादा, 1-2-3 दिन गला देना, कपड़े खराब होने दिखेंगे तर्जुमा होते हुए, है ना। तो क्या बोल सकते हो कि दे आर नेचुरली कोरोसिव इन नेचर, है ना। तो इसमें लिखो कोरोसिव में, दे आर कोरोसिव इन नेचर, दे आर कोरोसिव इन नेचर। फुल स्टॉप। देयर एबिलिटी टू करोड, their ability to corrode, CORRODE, is proportional to their strength. Their ability to corrode is proportional to their strength. जैसे अगर तुम बहुत ही वीक एसिड्स लोगे, है ना, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स को लोगे तो वो इतने ज़्यादा करोसिव नहीं है। वहीं जो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले एसिड्स हैं वो ज़्यादा करोसिव है ना। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिकेटर्स के साथ बिहेवियर क्या है। लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ पॉइंट, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, और कुछ इंडिकेटर्स स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं। तो अलग अलग इंडिकेटर्स में किस तरह से बिहेवियर करते हैं एसिड, जैसे हमें पता है कि अच्छा ऐसे लिख लेते हैं, इंडिकेटर और उनका कलर, है ना, इंडिकेटर्स और इनका कलर इन एसिडिक मीडियम। अब ब्लू लिटमस, इसके साथ क्या होगा, ब्लू से रेड। वहीं अगर रेड लिटमस लोगे तो इसका कलर नो चेंज। अब क्या करते हैं, इसी में बेसिक मीडियम का भी लिख लेते हैं ताकि एक ही टेबल में दोनों चीजें मिल जाए हमें। तो बेस का भी इंडिकेटर्स के बारे में लिखना हो तो इसी टेबल से लिख लेंगे। थर्ड ले लेते हैं, फिनोफ्थलीन, है ना।
इसका एसिडिक मीडियम में कलर होता है कलरलेस, और वहीं हम कलर इन बेसिक मीडियम की बात करें तो इसका कलर हो जाएगा पिंक, है ना। फिनॉक्सिलिन का याद रखेंगे कलरलेस और बेसिक मीडियम में पिंक। नो चेंज। फोर्थ इसी तरह मिथाइल ऑरेंज है एक, अब मिथाइल ऑरेंज को देखोगे तो एसिडिक मीडियम में ये ऑरेंज और डार्कन हो जाएगा और रेड रेड जैसा दिखेगा, और बेसिक मीडियम में यही ऑरेंज थोड़ा हल्का कलर का हो जाएगा और येलोइश दिखेगा। एंड लास्ट इज टर्मरिक, है ना। एसिडिक मीडियम में नो चेंज, एंड यहां पे हो जाएगा ये रेडिश ब्राउन। फिर कुछ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के भी एग्जांपल है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो अपनी स्मेल चेंज कर देंगे और स्मेल चेंज करके बता देंगे कि सामने वाली चीज़ एसिड है कि बेस है ना। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के एग्जांपल क्या है? एक है वनीला, ऑनियन एग्जांपल, एंड लौंग भी एक एग्जांपल है, क्लोव, है ना, लौंग। एसिडिक मीडियम में इनके अंदर कोई चेंज नहीं आता और बेसिक मीडियम में क्या करते हैं? लूज देयर स्मेल, लूज देयर स्मेल। फिनोफ्थलीन, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हम करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। अब इसे करने के लिए सबसे बेसिक चीज तुम्हें याद होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज हमें पता है, और यहां पे जाके आता है हाइड्रोजन और इसके नीचे कॉपर, है ना। तो ये हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स दिख रहे हैं, दीज ऑल आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इतना क्लियर है। तो अब इनसे इनके ऊपर वाले किसी भी मेटल का रिएक्शन एसिड से कराओगे, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, मेटल ले लिया हमने, कुछ जिंक ले लेते हैं सॉलिड, और इसे हम डाल देते हैं डाइल्यूट HCl में। डाइल्यूट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कंसनट्रेटेड डालोगे तो ज़्यादा रिएक्शन भी हो जाए, वो देखिए चांसेस है थोड़ा हार्मफुल हो जाएगा, है ना। और इसलिए मेटल भी थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज के बीच का लिया है, क्योंकि ज़्यादा ऊपर का मेटल ले लोगे तो फिर तुम्हारा सारे जो ख्वाब पूरे हो जाएंगे कि ब्लास्ट होकर उड़ता हुआ दिखेगा, है ना, कि सर सोडियम ले लो। तो क्या करोगे? जिंक और HCl ले रहे हो। जिंक इसलिए लिया ताकि अब तुम्हें H2 को ऑब्जर्व भी करना है ना, ब्लास्ट थोड़ी करवाना है। तो जिंक और HCl, जिंक डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को, है ना, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर है, और जिंक और Cl का फिर हमारा सॉल्ट बन जाएगा जिंक क्लोराइड ZnCl2। जिंक का आयन बनता है Zn2+, ये आयन सारे याद होने चाहिए कि जिंक का आयन होता है Zn2+, तो जिंक क्लोराइड बनेगा, ZnCl2 बनेगा, है ना।
साथ में अब HCl डिस्प्लेस हुआ और HCl डिस्प्लेस होके क्या बना लेगा, H2 गैस, है ना। ऐसे सिमिलरली मान लो हमने आयरन लिया, HCl से रिएक्शन कराया, तुमने बना दिया FeCl3 एक्वस प्लस H2, ठीक है। बस कॉपर लोगे तो रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्या? हाँ, पीबी डिस्प्लेस करेगा और बहुत ही स्लो रिएक्शन करेगा। PbCl2 होता है और PbCl4 होता है, PbCl3 नहीं होता। FeCl3 Fe3 प्लस है ना। तो या फिर कोई दूसरा एसिड ले लो, मान लो तुमने जिंक के साथ ले लिया H2SO4। अब सॉल्ट कौन सा बनेगा, जिंक किसके साथ, सल्फेट के साथ, तो जिंक सल्फेट ZnSO4 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, है ना। तो मैं जनरलाइज कह सकता हूं कि जब भी मेटल रिएक्ट होंगे एसिड के साथ तो हमारा एक मेटल का सॉल्ट फॉर्म होगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, है ना। हाँ, जो इनसॉल्यूबल होगा वो इनसॉल्यूबल हो जाएगा। जैसे तुमने अगर PbCl2 बनाया तो जितना मतलब कोई भी एकदम इनसॉल्यूबल नहीं होता है, स्पेरिंगली सॉल्यूबल होती है चीजें। स्पेरिंगली सॉल्यूबल मतलब थोड़ा सा डिसॉल्व हो गया, बाकी सारा नीचे, है ना। ये बॉक्स के बाद लिखो, metals react with acids and produce a corresponding salt and hydrogen gas ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, ओनली मेटल्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन शो अबव रिएक्शन, ओनली मेटल्स दैट आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन शो अबव रिएक्शन। और रिएक्शन में करना क्या है ये तुम्हें याद रहे, इसके लिए बस हेडिंग के साथ लिख लो, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ, ताकि तुम्हें याद रहे कि कैसे किया। सारी थोड़ी रटने बैठोगे, बस हेडिंग के साथ लिख लो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना है। है ना, जैसे हमारे चैप्टर भी है इसके बेसिस पे, HNO3 का चैप्टर भी है ना। तो ये एक एक्सेप्शन याद रखना है, एक्सेप्शन का इसका रीजन भी बता ही देंगे, पर एक्सेप्शन के नाम से याद रखो, है ना, कि जब भी तुम मेटल्स को HNO3 से रिएक्ट कराओगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया जिंक
सॉलिड प्लस HNO3। ठीक है, अब HNO3 जो है इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बनना क्या चाहिए? Zn जिंक नाइट्रेट और साथ में बनना चाहिए H2, जिंक नाइट्रेट के साथ में बनना चाहिए H2 गैस। अब पर ये HNO3 हमारा क्या है? बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये कैसा काम करेगा? ये दूसरों को ऑक्सीजन बांटने का काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीजन बांटेगा, है ना। तो ये क्या करता है? H2 को ऑक्सीजन दे देता है और साथ में बनाता है NO2। क्या करेगा ये? H2 जो बन रहा था उसको ऑक्सीडाइज कर देगा H2O में, है ना, और साथ में क्या बना? NO2। ठीक है, तो ये बस याद रखेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि जितने भी एसिड्स हैं, मेटल और एसिड्स में, हर केसेस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, सिवाय जब HNO3 ले लोगे तब, है ना। तो इसके ये एग्जांपल लिखो, ये एग्जांपल लिखो और इसके नीचे नोट डाउन करना। इसके नीचे लिखो, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, when metals react with nitric acid, they produce water instead of hydrogen gas. They produce water instead of hydrogen gas. क्या रिपीट कर दूं? मैंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा वो ठीक है, when metals react with nitric acid, they produce water instead of hydrogen gas, full stop। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में because HNO3 is a strong oxidizing agent, because HNO3 is a strong oxidizing agent, comma, it oxidizes हाइड्रोजन गैस टू वाटर, हाइड्रोजन गैस टू वाटर, है ना। ब्रैकेट में लिख लो H2 ऑक्सीडाइज्ड टू H2O, ताकि वो दिख भी जाए कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। H2 ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। ठीक है, अब इस एक्सेप्शन में भी एक एक्सेप्शन है ना। एक केस है जब हम या तो मैंगनीज या मैग्नीशियम, है ना, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अपोनेंट कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। कि ये ऑक्सीडाइज करना चाहता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहा है मैं होना ही नहीं चाहता, है ना, वो रिड्यूस होना चाहता है खुद। तो मैंगनीज के साथ में अगर तुम एकदम डाइल्यूट HNO3 ले लो, मैंगनीज के साथ में एकदम डाइल्यूट HNO3 का हम कह रहे हैं 1%, कंसंट्रेशन 1%, है ना, कि इसको एकदम वीक कर दिया और सामने अपोनेंट में दे दिया रिड्यूसिंग एजेंट। तो इन केसेस में क्या होगा? H2O की जगह वापस H2 रिलीज हो जाएगा। Mn मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस H2 और यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट
प्लस H2 गैस। हमने क्या किया, इसको बहुत ही वीक कर दिया डाइल्यूट HNO3 को, है ना। तो एक्सेप्शन के अंदर और एक्सेप्शन डाल लो, यहाँ पे नोट डाल लो। इसके बाद लिखो दोनों रिएक्शन लिख के, ओनली मैंगनीज एंड मैग्नीशियम, ओनली मैंगनीज एंड मैग्नीशियम कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन, ओनली मैंगनीज एंड मैग्नीशियम कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, with very dilute nitric acid. Next chemical property, reaction of acids with bases। इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये तो बचपन से पढ़ रहे हो, है ना। अब इस रिएक्शन में कोई भी एग्जांपल आ जाए, हमेशा एक ही काम करना है, क्या करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट करवा दो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया, लेट सपोज बेस ले लिया MgOH2, है ना, एक्वस, और एसिड ले लेते हैं कोई भी, H2SO4 ले लेते हैं, एक्वस, है ना। जब भी तुम्हें एसिड बेस का रिएक्शन दिखे, हमेशा क्या करना है, आयन्स एक्सचेंज करवा दो, Mg2+ और दूसरा आयन है इसके अंदर OH-। यहाँ पे हमारे पास है H+ और दूसरा आयन है सल्फेट, ये हमने देखा है, सीखा है ना। क्या करना है, इस कैटायन को इस एनायन के साथ भेज दो और इस कैटायन को इस एनायन के साथ, हमेशा यही करना है। तो इसेंशियली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है हमारी, इसको तुम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल दो। याद रखने के लिए क्या बोल सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ आयन्स ही हुआ है ना। मैग्नीशियम को सल्फेट के साथ लेके जाओगे, बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में H+ और OH- मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। और समराइज करने के लिए मैं लिख सकता हूं एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। इनफैक्ट तुम किसी भी सॉल्ट को देख के बता सकते हो वो किस एसिड और किस बेस का बना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे तुम्हें सॉल्ट मिल जाए कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा इसके अंदर एक कैटायन है, एक एनायन है ना। ये तुम्हारा है कैटायन और ये तुम्हारा है एनायन, दो चीजें हैं इसमें। ये कैटायन क्या है इसका, Ca2+ और एनायन इसका है CO3 2-। तो तुम ये देख सकते हो कि कैटायन का हमेशा आएगा कहाँ से, बेस से। कैटायन कम्स फ्रॉम बेस, जैसे Ca2+, ये किस बेस से आया होगा, इस केस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। सिमिलरली तुम एनायन दिखोगे तो ये हमेशा कहाँ से आएगा, एनायन कम्स फ्रॉम
एसिड। इस केस में कौन सा है? H2CO3। तो इन दोनों एसिड बेस को मिलाओगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर। तो किसी भी सॉल्ट को तुम देख के बता सकते हो कि इसमें बेस कौन सा था और इसमें एसिड कौन सा था। इसीलिए तुम कैटायन को क्या कहते हो? इसीलिए तुम कैटायन के लिए एक टर्म यूज करते हो, बेसिक रेडिकल। हाँ, इसीलिए कैटायन के लिए हम यूज करते हैं बेसिक रेडिकल, क्योंकि ये कहां से आया है? बेस से। और इसीलिए हम एनायन के लिए यूज करता है एक टर्म एसिडिक रेडिकल। बचपन से यही पढ़ रहे होंगे। बेसिक रेडिकल तो एसिड से आया है, इसलिए इसको बोला, एनायन को बोला एसिडिक रेडिकल। याद करने के लिए ए याद रख लो। तो इसमें लिखो नीचे, when acid reacts with base, comma, they form salt and water. They form salt and water. Full stop. This reaction is known as neutralization reaction. नेक्स्ट पैराग्राफ में, it is called neutralization reaction because acid and base nullify each other's properties. Nullify each other's properties. फुल स्टॉप, है ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो। क्या हुआ? बिकॉज दे नलिफाई ईच अदर्स प्रॉपर्टीज। नलिफाई मतलब, नल का मतलब होता है जीरो। तो हाँ, नलिफाई का मतलब होता है, नलिफाई मतलब जीरो, मतलब एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को जीरो कर देना। NULLIFY। NULLIFY। अरे तुम तो ICSE वाले हो, मुझे लगा था इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम विच फॉलोइंग सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड। Identify acids and bases from which following salts are formed.
CO3